नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस फिजिक्स लेक्चर में। दोस्तों आज का चैप्टर होने वाला है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जो रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और कौन कौन से मैटर होते हैं इस दोनों को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब पूरी डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ये होता क्या है। तो द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन रेफर टू द फिनोमिनन वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसका एक फिनोमिना है एग्जिबिट बोथ वेव लाइक, यानी ये कैसे एक वेव की तरह भी काम करता है और पार्टिकल्स की भी तरह काम करता है। तो यहाँ पर दिया वेव और पार्टिकल्स, यानी जो रेडिएशन जो निकलता है, चाहे आप एक टॉर्च ले लीजिए और वो देखेंगे कि जब आप जलाएंगे इसको तो इसमें से जो लाइट निकलती है तो एक वेव की तरह काम करता है। कहाँ पर ये दोनों आपको देखने को मिलेगा, चलिए इसको हम बताते हैं। पहले तो यहाँ पर टॉर्च देख लीजिए, टॉर्च यहाँ पर लाइट निकला हुआ है तो ये एक वेव की तरह भी काम करती है और यहाँ पर जलाएंगे तो पार्टिकल्स की तरह काम करती है। ये आपको कहाँ पर ये दोनों नेचर कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर अगर देखते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं तो उसमें से मोबाइल से जो लाइट निकलती है आपकी आंखों पर जो जाती है लाइट्स, तो वो एक वेव की तरह जाती है, आपकी आंखों पर एक वेव की तरह जाती है। लेकिन अगर बात करें कि सोलर पैनल अगर लेते हैं, सोलर पैनल, तो जो सूर्य की प्रकाश आती है इस पर पड़ती है, तो वो क्या होता है कि ये सोलर पैनल क्या करती है, उस लाइट लाइट से क्या करती है, फोटान जो होती है, फोटान पार्टिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देती है। सूर्य की प्रकाश से फोटान पार्टिकल्स मिलती है सोलर पैनल को, और वही सोलर पैनल क्या करती है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नेचर है रेडिएशन का, ये दो तरह से काम करता है। तो इसी पर पूरी चैप्टर्स हैं और हम लोग इसे देखेंगे और पढ़ने वाले हैं। ठीक है। रेडिएशन मतलब विकिरण, इसको हिंदी में बोलते हैं विकिरण। अगर हिंदी मीडियम से है चाहे इंग्लिश मीडियम से, दोनों ये लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। और जैसे वेव की मतलब, ये जो वेव होता है ना, लाइट का वेव, ये कुछ ऐसे ऐसे निकलता है, ये दिखता नहीं है लेकिन ऐसे निकलता है। जैसे सूरज की रोशनी हो गया, उसको एक्सरे होते हैं, एक्सरे पढ़ते हैं। पार्टिकल्स जैसे कण बोलते हैं, छोटी छोटी ऐसे पार्टिकल्स की तरह निकलती हैं जो फोटॉन होती है, फोटॉन, फोटॉन, फोटॉन होती है। फोटॉन पार्टिकल्स निकलती हैं, ये फोटॉन की तरह काम करती हैं जो कण होती हैं, और ये इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है। अब इसका जो देखिए वेव लेंथ हो गया और फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड करता है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी बिजली और चुंबक से ये बना होता है, जैसे रेडियो वेव्स हो गए, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है, ये किससे बना होता है, बिजली से और चुंबक से, ये दोनों से बना होता है। जैसे रेडियो वेव्स आप देखेंगे, सॉरी, ये रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, तो ये किससे बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। ठीक है। इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है सी इक्वल एफ इंटू लैम्डा, जिसको सी क्या है, यहाँ पर सी आपको मिल जाएगा, लाइट की स्पीड होती है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और यफ क्या है, यफ ये फ्रीक्वेंसी है, जो वेव कितनी बार हिलती है, जो लाइट यहाँ से निकल रही है ऐसे, तो ये लाइट कितनी बार हिल रही है, इसको हर्ट्ज में हम लोग मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। तो ये लाइट की हिलना जो होती है इसको फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं। और लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा को वेवलेंथ। ये वेवलेंथ क्या काम करती है, जैसे दो वेव्स हैं, जैसे अगर दो वेव्स ऐसे निकल रही हैं ये, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी यहाँ से और यहाँ तक की, इसकी बीच की दूरी को ये बताता है लैम्डा। यानी दो वेव्स के बीच की दूरी को मीटर में ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो उसको लैम्डा बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है। अब चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वैल्यू दिया है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज दिया, ठीक है, और वेवलेंथ कितनी होगी, तो लैम्डा की वैल्यू पूछा है। हम जानते हैं कि सी इक्वल होता है एफ इंटू लैम्डा। तो चलिए इसमें सब में पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो 3 × 10⁸, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होता है, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एफ की वैल्यू दिया है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इंटू लैम्डा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा
तो 10⁸ इंटू 10⁴ तो वैल्यू आएगा इसका 0.5। ये इसको ऊपर करेंगे तो आएगा इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, मीटर में आएगा। अगर इसको नैनोमीटर में लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगा 500 नैनो नैनोमीटर, क्योंकि ये एक नैनो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6। तो वैल्यू आएगा, लैम्डा की वैल्यू आएगा 500 नैनोमीटर। ये रहा आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अभी तक तो हम लोग देखे थे कि रेडिएशन का जो ड्यूअल नेचर है वो कौन कौन सी होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन्स, वो फोटोन का निकलना, और जैसे फोटोन पार्टिकल्स निकलना होता है, और एक वेव की तरह काम करता है। इन दोनों को हम लोग देख लिए थे। दो तरह का नेचर होता है रेडिएशन का। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होना फ्रॉम ए मेटल सरफेस से, व्हेन लाइट ऑफ, जब लाइट पड़ती है मेटल सरफेस पर तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करती है। तो स्ट्राइक करने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए किसी मेटल सरफेस पर जब लाइट की किरणें मेटल सरफेस पर पड़ती है, तो यदि लाइट की वो जो फ्रीक्वेंसी है, यानी वेव की हिलना, हमको फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं आसान भाषा में, तो वही इसमें क्या दिया है कि जो फ्रीक्वेंसी है यदि बहुत ज़्यादा होती है, एक खास लिमिट से भी ज़्यादा होती है, मान लीजिए लिमिट 5 दिया है, अगर ये 5 से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लाइट की ज़्यादा है, तो क्या होता है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उछल कर बाहर निकल जाते हैं, और यही क्या होती है, इलेक्ट्रिक हमको मिलता है। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलते हैं तो यही एक पार्टिकल जो होता है ये फोटोन फोटोन में बदल जाता है। फोटोन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फोटोन फोटोन इलेक्ट्रॉन्स में बदल जाते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, बिजली मिलती है। कैसे, अभी मैंने सोलर पैनल का हम लोग देखे थे। जैसे सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी क्या होती है, सूरज की रोशनी, ये मान लीजिए पैनल हो गया, पैनल लगा है सोलर पैनल, सूरज की रोशनी अगर इस पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि देखिए सूरज की रोशनी जो होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब वो सोलर पैनल पर पड़ती है तो सोलर पैनल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और ये बिजली बनती है, यही फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये कमाल ही होता है, जिससे क्या होती है, बिजली बनती है। इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E इक्वल H इंटू एफ। अब ये क्या हो गया, अब जो यहाँ पर एफ है फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या है, ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया है। जैसे प्लैंक कांस्टेंट मतलब एक जैसे छोटा सा एक नंबर है जूल एनर्जी का, कि जो हमेशा कांस्टेंट में ही रहता है, जिसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं एच का। इसका वैल्यू होता है 6 × 6 × 6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो यानी एक सेकेंड में इसकी एनर्जी होता है इतना। ठीक है, एनर्जी है, एक सेकेंड में इतनी एनर्जी होती है मेटल का, जो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो ये इसको इसको ही बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। और ई क्या है, यहाँ पर फोटोन की एनर्जी है, इसको जूल में निकालते हैं हम। अगर मान लीजिए इसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालते हैं, मतलब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं एक काइनेटिक एनर्जी निकलता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है तो एक एनर्जी के थ्रू वो मूव करती है, यानी वो एक एनर्जी ही है कि जो मूव कर रही है, तो उसकी काइनेटिक, उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो के से उसको डिनोट करते हैं, और एक 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। चूंकि यहाँ पर दिया है ई का, यानी फोटोन की एनर्जी दिया है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा ई इक्वल फाई प्लस के। एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये होता है एच इंटू एफ। अब देखिए यहाँ पर जब के का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा प्लस
1/2 mv²। ठीक है। अब यहाँ पर फाई क्या है, यहाँ पर जो फाई फाई है ये वर्क फंक्शन है, यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने की मिनिमम एनर्जी कितनी होती है। मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही, मिनिमम की बात हो रही है कि मिनिमम एनर्जी कितनी हुई, एनर्जी कितनी है, ये फाई इसको डिनोट करते हैं फाई फाई से, यानी वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। अब चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसको समझने के बाद हम लोग को जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको पूरी तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि देखिए एक मेटल का वर्क फंक्शन दिया है, यानी फाई का वैल्यू दिया है, फाई का वैल्यू दिया है 2 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक वोल्ट। और लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी लाइट कितनी, वो जो वेव निकलती है ये, उसका हिलना कितनी, मतलब कितनी हर्ट्ज से वो लाइट जो है हिल रही है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स यानी जब मेटल पर लाइट पड़ेगी तो वो क्या, थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड होता है फ्रीक्वेंसी, उससे भी ज़्यादा अगर क्या होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी रहती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, बाहर निकलती है, मेटल से वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो वही दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। के का वैल्यू पूछा है। के का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हम फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं। फोटोन की एनर्जी कैसे निकलती है, ई का वैल्यू, यदि यहाँ पर एच का वैल्यू पहले से आपको क्वेश्चन में मिलेगा, यदि एच का वैल्यू 4.14 दिया है इंटू 10⁻15 दिया है, तो ई का वैल्यू यानी फोटोन एनर्जी निकालने के लिए ई का वैल्यू, तो यहाँ पर एच का वैल्यू रख देते हैं 14 इंटू 10⁻15 इंटू एफ का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10⁻14। अब ई का वैल्यू हमारा मिलेगा 2.484। ठीक है, ई का वैल्यू निकल के अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ई इक्वल होता है, यानी फोटोन एनर्जी इक्वल होता है फाई माइनस के, जहाँ के का वैल्यू दिया रहता है, के का वैल्यू क्या होता है 1/2 mv²। 1/2 क्या होता है, mv² होता है। तो के का वैल्यू निकालने के लिए के इधर ले लेंगे और होगा ई माइनस फाई, जहाँ पर ई का वैल्यू 2.484 दिया है माइनस, और फाई का वैल्यू दिया था कितना 2 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो अब के का वैल्यू आएगा 0.484 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो ये के का वैल्यू हमारा निकल गया, जो कि है ये काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये समझ गए होंगे कि कैसे, मतलब मेटल पर जब लाइट पड़ती है, यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होती है, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलती हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स क्या होती हैं, फोटोन होती हैं, फोटोन इलेक्ट्रॉन होती हैं, जो इलेक्ट्रिक बनाने में यानी कन्वर्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करती हैं। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उस पर, कि आइंस्टीन ने एक साइंटिस्ट है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग देखे थे कि कैसे दो एनर्जी काम करता है। जब किसी मेटल पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो दो एनर्जी काम करता है। उसी एनर्जी को कैसे इक्वेशन के रूप में डिफाइन किया है आइंस्टीन ने, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप एक मेटल देख रहे हैं, ये रहा एक मेटल, और इंसिडेंट है ये जो फोटोन पड़ता है, यानी सूर्य की प्रकाश की किरणें यदि मान लीजिए मेटल पे पड़ रही है, तो एक एनर्जी काम करता है एचवी। एचपी क्या है, ये वर्क फंक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की वो एनर्जी होती है जो मेटल पर पड़ता है। और मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ये बहुत तेजी से बाहर निकलता है। कब निकलता है, जब थ्रेशोल्ड, वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशोल्ड, ये इलेक्ट्रॉन तब बाहर निकलता है जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट फोटोन की। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई तो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है, यानी उछल कर ये बाहर निकलता है। और जिस रफ्तार से ये बाहर निकलता है, यानी जिस एनर्जी से ये बाहर निकलता है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जी काम करता है। आइंस्टीन ने ये डिफाइन किया कि
इक्वेशन रिलेटेड द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन टू वर्क फंक्शन हो गया ये वाला, एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। कैसे, देखिए अब यहाँ पर एच बी, ये क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया। ये काम करता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की। कब निकालने का काम करता है कि जब सूर्य की प्रकाश, मान लीजिए सूर्य ले लेते हैं और एक सोलर पैनल ले लेते हैं। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था कि उसकी फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो क्या होती है, एच बी यानी वर्क फंक्शन जो होती है वो बहुत तेज़ी से मेटल पर पड़ता है। इंसिडेंट फोटान, ये फोटान ही होता है सूर्य की प्रकाश की किरणों में, बहुत तेज़ी से ये मेटल पे पड़ता है और मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकलता है, यानी इमिशन होता है उसका। जब वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है तो वो एक एनर्जी के रूप में, वो एक एनर्जी लगता है बाहर निकलने के लिए, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया। जैसे अब मान लीजिए कुछ दुकानों में लाइट सेंसर से क्या होता है, डोर खुलता है, क्योंकि लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सिग्नल बनता है। तो इसी चीज़ को आप समझिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक है कैसे ये काम करता है। आपने कुछ दुकानों में या ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा कि जो लाइट सेंसर होता है उससे डोर ओपन किया जाता है। जब जब वो लाइट सेंसर से डोर ओपन क्यों होता है कि जब लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक सिग्नल प्रेस करता है। ठीक है, सिग्नल प्रेस करने की वजह से वो क्या होता है, डोर ओपन हो जाता है। आई होप कि समझ गए। अब जो आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, तो ये होता है एच वी, जहाँ वी को एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इक्वल 5 + 1/2 mv², ये इक्वेशन दिया था आइंस्टीन ने। जहाँ पर, और इस सिंबल को पहले भी हम लोग बता चुके हैं, इसका जो एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.626 है इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। ठीक है, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है। और वी बोले या एफ बोले, इसका ये एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यानी कितनी फ्रीक्वेंसी से ये आ रहा है लाइट, इस चीज़ को ये डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर फाई क्या है, फाई एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन बोले तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने की वो मिनिमम एनर्जी होता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल, और उससे समझ जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए लाइट की वेव लेंथ दिया है, लैम्डा की वैल्यू दिया है 400 नैनोमीटर। ओके, और मेटल का जो वर्क फंक्शन है यानी फाई की वैल्यू दिया है 2.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पर एच का वैल्यू दिया है 1240 इलेक्ट्रिक वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए फोटोन एनर्जी जो है, हम लोग पहले इक्वेशन में जो देखे थे, सी ऑफ वाई लैम्डा, ये फोटोन एनर्जी की फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। फोटोन एनर्जी, जहाँ पर लैम्डा की वैल्यू तो दे दिया है, तो इसमें रखेंगे तो आएगा एच की वैल्यू 1240 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी सी नहीं, ये सी इसी में स्मॉल सी है, ये लाइट ऑफ स्पीड मत समझ लीजिएगा, ये सी यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ये यहाँ पर स्मॉल सी है, लाइट ऑफ स्पीड मत समझिएगा। तो ये चपन लैम्डा है जहाँ पर, और ये इंटू नहीं बाई 400, तो जहाँ पर ई का वैल्यू यानी एनर्जी जो होता है फोटोन एनर्जी आएगा 3.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट, ये तो ई का वैल्यू आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी देखेंगे हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि ई होता है E-फाई, ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होता है, तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, तो 3.1 माइनस, और फाई का वैल्यू दिया था 2.5, 2.5, जहाँ पर वैल्यू आएगा 0.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है,
0.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट आएगा। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी। इतनी काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये रहा आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई थिंक समझ गए आप लोग। अब चलिए देखते हैं कि पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। जो प्रकाश की किरणें होती हैं, यानी लाइट की पार्टिकल नेचर ये कहती है कि लाइट क्या होती है कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। पैकेट्स होते हैं, एक बंडल की तरह होते हैं, यानी यही पैकेट्स क्या होती हैं, फोटोन होती हैं। फोटोन फोटोन होती है, फोटोन से बनी होती है। ये फोटोन क्या होती है, छोटी छोटी गोलियों की तरह मेटल पर हिट करती हैं। आपने देखा होगा कि जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती हैं उसमें बहुत हीट होती है। अगर ज़्यादा देर तक आप धूप में रहेंगे तो आपको हीट करने लगेगी। तो वैसे ही क्या होती हैं कि वो जो फोटोन होती हैं वो हिट करती हैं मेटल पर, और मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो बाहर निकलने लगती हैं। हिट करने की वजह से मेटल की जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलने लगती है। जैसे आप मान सकते हैं, सारा सब कुछ छोड़िए, एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिए कि आप लाइट की जगह मान लीजिए बारिश की बूंदें ले लेते हैं। मान लीजिए बारिश ऊपर से गिर रही है, बारिश। और जब बारिश गिरती है, नीचे क्या होती है, मिट्टी के जो कण होते हैं, मिट्टी, जब बारिश की बूंदें बहुत तेजी से गिरती हैं तो जो मिट्टी होती है वो उछल कर बाहर उड़ा देती है। यानी ये जो बारिश की बूंदें जो होती हैं ये मिट्टी को उड़ा देती हैं, उछलने लगती हैं, मिट्टी उड़कर गिर जाती है बाहर, इधर उधर गिरने लगती हैं। आपने देखा होगा। तो यही इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है। ठीक वैसे ही इसी पार्टिकल नेचर, जो लाइट की पार्टिकल नेचर होता है, यही होता है कि जो लाइट में क्या होती है, ये जो लाइट फोटोन होती है एक बंडल की तरह आती है, ऐसे छोटे छोटे बंडल की तरह आती हैं। और मेटल पर जब गिरती हैं तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये उछल कर बाहर निकलने लगती हैं। और यही इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक हमको देती हैं, बिजली पैदा होती है, जैसे कि सोलर पैनल में आपने देखा होगा। ठीक है। लेजर पॉइंटर समझिए कि लाइट फोटोन की तरह एकदम फोकस बीम बनाती है जो दूर तक जाती है। ठीक है। और ये जो फोटोन एनर्जी होता है, फोटोन एनर्जी, इसको डिनोट करते हैं ई से, जो कि एच इंटू एफ होता है, या वी भी इसको बोल सकते हैं एफ को, लेकिन एच प्लैंक कांस्टेंट है, इसका पहले भी हम लोग देख चुके हैं। और ई क्या है, फोटोन की एनर्जी है, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो जिस फ्रीक्वेंसी से आता है ये छोटे छोटे बंडल्स के रूप में फोटोन लेकर आता है, मेटल पर गिरता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट समझ गए क्या होता है। तो ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे पहले मैंने जो बताया है ठीक वही वैसे ही काम करेगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है सेम वही है। लेकिन जो हम लोग अभी पार्टिकल्स, क्योंकि ड्यूअल नेचर का जो देखे थे, वेव का और पार्टिकल्स का, लेकिन अब एक 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 डिवाइड करके हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल्स क्या होता है, फिर से वेव क्या होता है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब अगला जो टॉपिक है, वेव नेचर ऑफ मैटर। ये तो लाइट का हो गया, लाइट का पार्टिकल। लेकिन मैटर के लिए वेव कैसे काम करती है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। वेव नेचर ऑफ मैटर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मैटर यानी किसी भी चीज़, जैसे टेबल, कुर्सी, इलेक्ट्रॉन, ऐसे कोई भी पदार्थ आप ले सकते हैं जिसकी नेचर क्या होती है, एक वेव की तरह होती है, एक वेव की तरह होती है। तो जिसको डी ब्रॉगली हिपोथेसिस ने ये बताया था कि कोई भी मैटर अगर रहता है, कोई भी पदार्थ अगर है, तो वो एक वेव की तरह यानी तरंग की तरह काम करता है। न सिर्फ लाइट बल्कि हर मैटर पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बर्ताव करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा मान लीजिए कण है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स अगर निकल रही है तो वो आपको कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर पार्टिकल के रूप में इसको देखेंगे, जैसे सूर्य की प्रकाश की किरणें जब है सोलर प्लेट पर पड़ती है, तो वो जो फोटोन गिरती है प्लेट पर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पैकेट्स के रूप में, यहाँ पर पहली बार तो फोटोन पैकेट्स के रूप में गिरती है। तो गिरने के कारण, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है एक कण के रूप में यानी पार्टिकल के रूप में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसी ये जो पार्टिकल होता है एक वेव की तरह, यानी वेव मतलब बोलते हैं तो ये लहर यानी तरंग, लहर इसको बोलते हैं, लहर। ये हिलता डुलता रहता है, हिलता रहता है, जिसको वेग ऐसे कुछ हिलता, हिलते हुए आगे बढ़ता रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं,
जो डी ब्रॉगली ने कहा कि हर कण की एक वेव लेंथ होती है। जब देखिए जब उसमें वेव होगा तो चूंकि जब वो कण हिलेगा तो चूंकि वो एक वेव लेंथ की तरह ही काम करता है, यानी कण पहले ऐसे था, वो ऐसे ऐसे करके वो हिलते हुए आगे बढ़ेगा। तो यही यानी ये डी ब्रॉगली ने ये कहा कि हर मैटर का एक वेव लेंथ होता है। तो ये वेव लेंथ आपको पता है, जो पिक पॉइंट होता है उनके बीच की दूरी को वेव लेंथ हम बोलते हैं, जो लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर की वजह से छोटी छोटी जैसे चीज हो गए, जैसे वायरस हो गया, क्योंकि वायरस को आप कैसे देख सकते हैं? वायरस वायरस को आप कैसे देख सकते हैं? देखिए वायरस को देखने के लिए जब इसमें जो प्रॉपर्टीज होता है वेवलेंथ का, यानी वेव का, तभी आप वायरस को देख सकते हैं। नॉर्मल लाइट को आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। जो नॉर्मल लाइट होता है उसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। यानी हर पार्टिकल का कहीं ना कहीं एक वेव होता है। हर वस्तु का जो एटम होता है, अणु होता है, वो हिलता डुलता रहता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए कि वेव नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। तो डी ब्रॉगली इसको भी बोलते हैं, डी ब्रॉगली हिपोथेसिस या वेव नेचर ऑफ मैटर, यानी दोनों तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए डी ब्रॉगली ने बोला कि ये वेव लेंथ पर डिपेंड करता है, यानी एक हर पार्टिकल का, यानी हर मैटर का एक वेव लेंथ होता है। तो चूंकि वेव लेंथ जब होगा तो यानी लैम्डा कहीं ना कहीं ये आएगा। तो जब लैम्डा आएगा तो कहीं ना कहीं ये एक फार्मूला बनेगा, वो होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ की फार्मूला, लैम्डा इक्वल एच बाई पी। अब ये क्या है? लैम्डा, चूंकि लैम्डा पता है जो वेव की वो लंबाई होती, बीच की दूरी होती है, और एच क्या होता है? ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और पी क्या है? पी यहाँ पर मोमेंटम है, मोमेंटम है, जो एक, यानी मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तभी ये फॉर्मूला आपको समझ आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की मास दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है? द्रव्यमान जो एम से डिनोट करते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये तो मास हो गया। वेलोसिटी दिया है, यानी वेग 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, ये इसका वेग है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है कितना होगा, यानी लैम्डा की वैल्यू पूछा है। चूंकि हमको एच की वैल्यू है उसको पता है, क्योंकि वो प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एम की वैल्यू दिया है, और जो फॉर्मूला है एच बाई पी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बाई एम बी, मोमेंटम को एम बी से भी लिख सकते हैं। अब लैम्डा, एच की वैल्यू 6.625 टू 10⁻34 अपॉन एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ और इंटू वेलोसिटी 10⁻⁻6। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा 5 इंटू 10⁻34, और ये दोनों मिलकर ऊपर जब जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 10⁻9 अपॉन 9.1। ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगा 0.729 नैनोमीटर। ठीक है, ये रहा आंसर। तो यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो लैम्डा है, इसका वैल्यू 0.729 नैनोमीटर है। आई होप कि ये समझ गए कि जो मैटर के नेचर है, मैटर की नेचर कैसी, वेव की तरह काम करता है। तो उसकी लैम्डा वेवलेंथ कितनी है, ऐसे आप न्यूमेरिकल एग्जाम में लगा सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है। जैसे नाम से यहाँ पर दिया अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता, जिसका कुछ अता पता यानी पक्का ना हो किसी चीज़ को लेकर।
तो हाइजेनबर्ग ने ये कहते हैं, ये साइंटिस्ट हैं, ये बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताते हैं कि किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है और मोमेंटम, मान लीजिए कोई पार्टिकल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी पोजीशन एक जगह पे रुका हुआ है। ये इसकी जो पोजीशन, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि ये एक जगह पे रुका हुआ है, लेकिन ये एक जगह पे रुका हुआ नहीं है। तो यही बताता है कि दो तरह से काम करता है, पोजीशन पोजीशन एक हुआ, और होता है मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम ये एक और दो, यानी किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन हो गया और मोमेंटम हो गया, एक साथ बिल्कुल सटीक आप मेजर कर ही नहीं सकते। जैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अभी ठीक कहाँ पर है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो जब मूव करेगा तो कहीं ना कहीं किसी भी वेग से लेकर ये मूव करेगा, एक वेग में ही मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी v होगी। और इसका पोजीशन अगर जानना चाहते हैं कि ये कौन सी जगह पर है, इसकी लोकेशन क्या है, कौन सी जगह पर है, और किस वेग से यानी किस मोमेंटम से ये एक साथ, मतलब इसको मेजर कर ही नहीं सकते, यानी पोजीशन और मोमेंटम दोनों कभी भी आप मेजर नहीं कर सकते। तो यही होता अनसर्टिनिटी, मतलब कुछ पक्का ही ना हो। अगर मान लीजिए एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो अगर आपकी फ़ोटो खींचा गया, अगर आप बहुत तेज क्या होता है दौड़ रहे हैं और आपको ये आपकी एक फ़ोटो खींचा जाता है, तो सोचिए कि आप दौड़ते हुए फ़ोटो कैसी आएगी। तो जाहिर सी बात है कि जब आप बहुत तेज़ दौड़ते हुए जाएंगे, तो या तो आपका पोजीशन क्लियर नहीं होगा फ़ोटो में, या तो आपका वो स्पीड दिखेगा। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, गाड़ी की फ़ोटो खींचते खींचते हुए देखे होंगे, गाड़ी चल रही है उसकी फ़ोटो खींचे हुए, तो ऐसा लगेगा कि ये कितनी तेज़ी से स्पीड से ये भाग रही है गाड़ी। तो यानी उसकी पोजीशन ना तो क्लियर आती है और वो स्पीड में दिखती है, यानी दोनों एक साथ तो कभी भी आपको मिलेगा ही नहीं, यानी उसकी पोजीशन और उसकी स्पीड, मोमेंटम, वो आपको कभी भी नहीं मिल सकता, कभी भी मेजर नहीं कर सकते। तो हाइजेनबर्ग ने यही सिद्धांत देते हैं कि अनसर्टिनिटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स में, किसी भी चीज़ में होता है जब उसकी पोजीशन, या जब वो मूव करता है तो उसकी ना तो पोजीशन आप जान सकते हैं, ना तो आप उसकी वेलोसिटी को जान सकते हैं। ठीक है। तो अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल का एक उन्होंने फार्मूला दिया, डेल एक्स इंटू डेल पी एक ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4 पाई। अब देखिए ये क्या होता है, डेल एक्स जो है, एक्स, ये डेल एक्स क्या पोजीशन में अनसर्टिनिटी है, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ है ये उस चीज़ को दिखाता है। अनसर्टिनिटी यानी लोकेशन आप पहली बात तो जान ही नहीं सकते, तो उसी को अनसर्टिनिटी बोलते हैं, यानी आपको कुछ पक्का ज्ञान ही ना हो कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो डेल एक्स दिखाता है। डेल पी क्या है, मोमेंटम है, यानी उसकी वेलोसिटी आप जान नहीं सकते। ठीक है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और 4 पाई तो एक वैल्यू है, 4 पाई। ठीक है। चेंज इन इलेक्ट्रॉन पोजीशन, चेंज इन इलेक्ट्रॉन मोमेंटम, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया। चलिए मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अनसर्टिनिटी का वैल्यू दिया है, डेल एक्स की वैल्यू दिया है 10⁻⁻10 यम, और मोमेंटम दिया है डेल पी का, सॉरी, मोमेंटम आपको निकालना है, और एच की वैल्यू आपको पता है कि क्या होगा, 25 इंटू 10⁻34 पता है आपको। तो आप मोमेंटम इसका चलिए निकालते हैं, तो डेल पी, सॉरी, ये ग्रेटर इक्वल एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 पॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁻10। अब इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका मोमेंटम का वैल्यू आएगा, डेल पी का वैल्यू आएगा 5.27 इंटू 10⁻⁻25 केजी मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि ये मोमेंटम होता है एम बी, जो द्रव्यमान है एम और वी वेलोसिटी है, तो इसलिए इसका जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकेंड आएगा। आई होप कि समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है। जैसे इमिशन का अर्थ ही होता है उत्सर्जन, और इलेक्ट्रॉन ये दिया है तो इसका मतलब है
कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना है। जैसा कि हम लोग अभी पिछले टॉपिक में पढ़े हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक में, यानी या मान लीजिए कि कोई सूरज है, सूरज की जो किरणें सोलर प्लेट पे पड़ती है तो कैसे एक हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से वो प्लेट पर एक फोटोन पैकेट के रूप में गिरती है मेटल पर। मेटल पर गिरने के बाद वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक वैसे ये बताया गया है इसमें कि इलेक्ट्रॉन इमिशन वो प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल की सतह से इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलता है जब उनमें एनर्जी डाली जाती है। जैसे एनर्जी कैसे, मान लीजिए पानी गर्म करने वाला और रॉड आपने देखा होगा, ऐसे पानी गर्म करने वाला ये रॉड होता है। जब आप इसको गर्म करते हैं तो तार से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। तार क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है और ये क्या करता है, पानी को गर्म कर देता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पानी को गर्म करता है। तो यही होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक में कैसे होता है, जैसे सोलर प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो लाइट से ये निकलता है। फील्ड एमिशन में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है। ठीक वैसे ही मान लीजिए अ, आपने कभी सोचा है कि जो आपका जो टीवी है, टीवी जिसमें आप मूवी वगैरह देखते हैं, कैसे आपको वो स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई देता है। तो उसके अंदर एक टेक्निकल टर्म है कि जब कैथोड रे, क्या होता है टीवी के अंदर, कैथोड, कैथोड रे, कैथोड रे क्या होता है, ट्यूब में गर्म तार से, ट्यूब को गर्म करता है और ट्यूब में गर्म तार से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। गर्म तार से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्क्रीन पर पिक्चर बनाते हैं। जो हमको टीवी में मूवी वगैरह देखते रहते हैं, सीरियल जो भी देखना है वो आप देखते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ही देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन इमिशन कैसे होता है और इसका पर्पज क्या होता है, कैसे ये काम करता है। जैसे आज के मॉडर्न लाइफ में हम लोग देखते हैं, जैसे टीवी का, पुराने टीवी में आप देखे होंगे, पुराने टीवी में कैथोड पीछे बहुत बड़ा कैथोड फाइबर का लगा रहता था। वो ट्यूब गर्म होता था, गर्म तार से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन निकलता था। वही इलेक्ट्रॉन टीवी के स्क्रीन पर पिक्चर बनाता था, वो हम लोग देखते थे। इसका जो हम लोग पढ़े थे अभी पिछले टॉपिक में, जो फार्मूला एनर्जी का, एनर्जी जो होता है, एनर्जी एमिशन, तो एच इंटू एफ, ये हम लोग पढ़े थे, इक्वल फाई प्लस के, एक यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम लेते हैं तो ये होता है फार्मूला। और ये फार्मूला चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा होगा, उसको याद कर लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इमिशन में भी आपका काम दे देगा। जैसे उसमें न्यूमेरिकल हम लोग देखे थे, ठीक वैसे ही न्यूमेरिकल है, तो इसको नहीं बताऊंगा। आप अगर आपके नोटबुक में है तो आप वो न्यूमेरिकल लगा सकते हैं इस फार्मूला के जरिए। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। देखिए कॉम्पटन इफेक्ट जैसे कि हम लोग सोलर पैनल में भी पढ़े थे कि सूर्य का प्रकाश जब गिरता है तो एक फोटोन के रूप में, पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स में, तो वो प्लेट से क्या होती है, प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर उछल कर निकल जाती है। ठीक वैसे कॉम्पटन इफेक्ट ये बताता है कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, यानी जो फोटोन है ये इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है, यानी लैम्डा बढ़ जाती है। जैसे एक गेंद, मान लीजिए तेज गेंद अगर दीवार से टकराती है तो गेंद की रफ्तार क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। गेंद की रफ्तार धीमी हो जाती है। वैसे ही जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो फोटोन की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है, यानी उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पर एक्सरे फोटोन है, यहाँ पर जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इससे टकराता है। इससे जब टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर आती है तो यानी फोटोन की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है, यानी ये वेवलेंथ बढ़ जाती है। अक्सर इसका जो यूज है वो मेडिकल साइंस में किया जाता है। जैसे एक्सरे के लिए, एक्सरे के लिए इसका कॉम्पटन इफेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे कॉम्पटन इफेक्ट की वजह से एक्सरे जो स्कैटर होते हैं वो इमेज बनाती हैं। ये स्कैटर जो होती हैं, इलेक्ट्रॉन कैटर, इलेक्ट्रॉन जो होती हैं स्कैटर, वो अक्सर यही इमेज बनाने का काम करती हैं। क्योंकि देखिए फोटॉन का तो एनर्जी कम हो जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ इसका बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन का, और यही वेवलेंथ आगे चलकर ये इमेज बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वेवलेंथ की तरह जब आगे चलता है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है तो ये इमेज बनाता है। यानी क्या होता है कि एक पेज पर, यानी इलेक्ट्रॉन बिखर जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, बिखर जाता है, और यही बिखरता है तो इमेज बनता है। ठीक है।
उम्मीद है कि समझ गए हैं कैप्टॉन इफेक्ट क्या होता है। इसका वेवलेंथ जो शिफ्ट होता है वो होता है डेल लैम्डा एच अपॉन एम सी ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कहाँ से आया भाई? तो देखिए, डेल लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ में बदलाव होता है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराती है तो पहले तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है फोटोन की। इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद क्या हो जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी पहले कम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एनर्जी कम हो जाती है टकराने के बाद, और इसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। यही वेवलेंथ जब चेंज होता है तो इसी को बोलते हैं वेवलेंथ में बदलाव। एच चूँकि आपको पता है, और यम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मास यानी द्रव्यमान, ठीक है, और सी लाइट ऑफ स्पीड वैल्यू, और कॉस थीटा यानी थीटा यहाँ पर कहाँ से आ गया? तो देखिए, ये जो थीटा है यह स्कैटरिंग एंगल है। स्कैटरिंग क्या होता है भाई? स्कैटरिंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का बिखर जाना। इलेक्ट्रॉन जब बिखर जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जब बिखर जाती है तो इसमें एंगल बनता है। एंगल ऐसे कुछ एंगल बनता है, वो एंगल स्कैटरिंग एंगल का रहता है, ठीक है। अभी एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे थीटा की वैल्यू दिया है 90 डिग्री, और एच अपॉन एम सी का वैल्यू दिया है, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू दे दिया है 0.00243 नैनोमीटर। अब डेल लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं कि कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो वहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा था, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 यानी का वैल्यू 1। तो अब इसको पुट करेंगे फार्मूला में, तो फार्मूला होगा डेल लैम्डा एच अपॉन एम सी की वैल्यू दिया है 0.00243 न्यूटन मीटर इंटू 1। 1 क्या है, ये है। अब 1 दे दिया है तो इसका वैल्यू टोटल लैम्डा डेल लैम्डा 0.00243 न्यूटन नैनोमीटर, इसका रहा ये वैल्यू आंसर। आई होप कि ये समझ गए कि स्कैटरिंग क्या होता है, कैप्टॉन इफेक्ट क्या होता है, और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक यहाँ तक लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।